हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनरिच डिजिटल एकेडमी। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 24 जनवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, जो कि अभी हमारे पास में स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके बनाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन फिजिक्स। और यकीन मानिए फिजिक्स इतना इजी आ रहा है कि अगर आप हर चैप्टर के फॉर्मूलाज भी याद करके चले जाएंगे तो भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आप यहां पर निकाल ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट आइसोथर्म such that T1 is greater than T2 is greater than T3। आइसोथर्म यानी ये क्वेश्चन हो गया थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, जहां पर आइसोथर्म्स बनाए गए हैं। सो आइसोथर्म का मतलब ये होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस के बारे में बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV is equals to nRT. If T is constant, that means pressure is inversely proportional to volume. यानी P versus V का कर्व inversely proportional का ग्राफ होगा। तो प्रेशर is inversely proportional to volume। और हम यहां पर 3 ग्राफ्स बना रहे हैं, 3 आइसोथर्म्स का पैक है। यानी ऑप्शन देखने पर बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया है, सिर्फ ए और सी में से कोई आंसर हो सकता है। जहां पर यहां T3 बड़ा है, T2 T1 ऊपर वाले पर वैल्यू टेम्परेचर T3 की है, और नीचे वाले में जो टॉप पर है उसकी वैल्यू T1 है। तो सबसे पहले इसको जज करने के लिए, ध्यान से सुनो बच्चों, इसको जज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम एक लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की, जहां पर हम यहां पर देखेंगे कि दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन दिस 3 कर्व्स। 3 आइसोथर्म के प्रेशर हमको यहां मिल रहे हैं, P1 P2 P3। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये वाला प्रेशर सबसे ज्यादा है। हमें पता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये टेम्परेचर जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी टॉप वाले का टेम्परेचर T1, उससे नीचे T2 एंड देन T3। तो यहां T1 T2 और T3 पर प्रेशर P1 P2 P3 का ऑर्डर भी उसी तरीके से होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है T1 फिर T2 फिर T3, यानी करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लॉजिक गेट पर। देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स पर क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, चाहे वो सर्किट डायग्राम का हो, चाहे फिर वो लॉजिक गेट के इस टाइप के सिंबल्स का हो, या ट्रुथ टेबल का हो। इस टाइप का क्वेश्चन हमें हमेशा प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। अगर हम जेईई मेंस देने जा रहे हैं तो लॉजिक गेट सेक्शन सेमीकंडक्टर से हमें हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, कंसीडर 2 स्विच स्टेट्स टू बी ओपन एंड क्लोज्ड स्टेट्स, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक गेट इट रिप्रेजेंट। ओपन और क्लोज्ड स्टेट के हैं, और यहां पर आपके पास में बल्ब लगाया हुआ, यहां अर्थिंग कर रखी है, तो यानी ये पोटेंशियल 0 है, और यहां पर ये वाला पोटेंशियल 5 वोल्ट है। यहां पर बल्ब कनेक्टेड है, और बल्ब में हमेशा ही सप्लाई जा रहा होगा फॉर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर हमेशा बल्ब में सप्लाई जा रहा होगा अगर ये स्विचेस ओपन हुई तो, यानी स्विचेस ओपन यानी 0 0। तो अगर हम इनपुट और आउटपुट का ट्रुथ टेबल बना के देखें तो इनपुट A और B का 0 0 अगर है तो हमारा आउटपुट बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी 1। हमने एक कोई सी भी स्विच को क्लोज कर दिया, फिर भी यहां से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसको पाथ नहीं मिलेगा, यानी 0 1 का भी
1 रहेगा, 1 0 का भी 1 रहेगा, जबकि दोनों स्विचेस को अगर हमने क्लोज कर दिया तो यहां 1 1 आ जाएगा और 1 1 पे स्विच क्लोज हो जाएगी तो करंट यहां से जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी आउटपुट 0। ये गेट सिमिलर टू नैंड गेट लग रहा है, ये गेट का आउटपुट इज सिमिलर टू नैंड गेट जहां पर 1 1 का आउटपुट 0 है और बाकी तीनों का 1 है, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा सी नैंड गेट। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी नैंड गेट। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, let gamma 1 be the ratio of molar heat at constant pressure and at constant volume for a monoatomic gas. Gamma, the Poisson's ratio is Cp by Cv and that gamma is given for monoatomic gas as gamma 1, जो हमें भली भांति पता है कि Cp by Cv होता है। मोनोएटमिक गैस के लिए हम लोग याद भी करके बैठते हैं, नहीं तो कुछ लोग इस तरीके से भी उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं 1 + 2 by F, where F is the degree of फ्रीडम। तो यहां से गामा 1 की वैल्यू आ रही है 1 + 2 by डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटमिक गैस इज 3, दैट इंप्लाइज द आंसर इज 5/3 एंड गामा 2 which is Cp by Cv for a diatomic gas. Similarly, gamma 2 for diatomic gas is there. Then you have to find gamma 1 by gamma 2. So Cp by Cv for diatomic gas जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो यहां से हो जाएगा 1 + 2 by 5, यानी आंसर आ जाएगा 7/5। डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो वहां से ये आंसर आ जाएगा 7/5। और हमें पूछा गया है गामा 1 by गामा 2 का रेशो, दैट इज 5/3 by 7/5, विच इंप्लाइज, ये गोल घूम के ऊपर जाएगा, 25/7 3 21, यानी हमारे पास ऑप्शन है 25/21, यानी करेक्ट ऑप्शन है सी 25/21। देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस आए हैं, प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने इतना लिखा भी है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट गामा याद रहते हैं, कुछ बच्चों को डायरेक्ट गामा याद रहता है कि मोनोएटमिक गैस का गामा 5/3 है और डायटोमिक का 7/5 है। डायरेक्ट रेशो निकाल के यहां से आप स्कोर ग्रैब कर सकते हो। जितना ज्यादा स्कोर आप यहां से ग्रैब करोगे उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, समझे? तो जितना आसान पेपर ये है उससे आप 70 to 80 मार्क्स तक अचीव कर सकते हो फिजिक्स में, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। दैट इज अ यूनिफॉर्म rod of length L is rotating with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of rotation, then find the EMF induced between ends of the rod. ये बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी की थ्योरी में भी दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूं, बट अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाएं तो आंसर है b ω/L²/2, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी में। और यहां पर इसको डिराइव करके देख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज L length of the rod which is rotating in its own plane like this, and this rod is rotating in its own plane in a region where magnetic field is given by B. So यहां पर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन करने की वजह से r दूरी पर, अगर हमें बोला जाए r दूरी पर dr थिकनेस की लेंथ में वेलोसिटी होगी सर्कुलर के थ्रू v = ω/r। छोटे से एलिमेंट में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा स्मॉल ईएमएफ dE, विच इज b × dx × v, ठीक है? छोटे से एलिमेंट में dx, या यहां पर हमें dr दिया गया है, हमने एलिमेंट dr लिया है, तो b × dr × v, BLV होता है स्मॉल ईएमएफ। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर ईएमएफ का इंटीग्रेशन E हो जाएगा, ये B,
यहां पर b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। b का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर डी आर, जिसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से लेके l लेंथ ऑफ द रॉड तक। तो यहां पर ईएमएफ होगा b, ओमेगा बाहर, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l, जो कि फाइनल आंसर आपको देगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है जो बहुत सारी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, वो यहां पर पूछा गया है जेईई मेंस में। आप देख सकते हैं सिंप्लिसिटी का लेवल। तो अब b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, जो बच्चा बहुत डेप्थ तक पढ़ के गया होगा अगर फिजिक्स में, उसको ये बेसिक फॉर्मूला आएगा तो भी वो ये क्वेश्चन निकाल के ले जाएगा और +4 अपने मार्क्स में बढ़ा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटेंस, जहां लिखा गया है initially C is equals to 15 picofarad, then the distance between plate is doubled and a dielectric is inserted as K equals to 3.5 and new capacitance x by 4, then you have to find the value of x। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कैपेसिटेंस पूछा है क्योंकि बच्चे क्लियरली नहीं बता पाए, थोड़ा मेसी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ही रुक गया है। इसमें हमें ये नहीं पता कि क्या बोलना चाह रहा था या कितनी डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक डाला था, कितने फ्रैक्शन में डाइलेक्ट्रिक डाला था, कुछ भी नहीं बताया गया था। अगर हम x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, और ये आप ही बता सकते हैं कि ये इंटीजर टाइप आया है या ऑप्शन टाइप आया है। तो अगर मल्टीपल करेक्ट या सिंगल करेक्ट चॉइस में इस तरीके से ये क्वेश्चन कहीं आता है तो हमें कैसे करना है इसको देखते हैं। जैसे कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है जो कि है 15 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जिसकी वैल्यू है 15 पिकोफैरेड। हमें वैल्यू दी गई है, कितनी है वो? 15 पिकोफैरेड। अब उसके बाद में ये जो प्लेट्स हैं इसका डिस्टेंस हमने डबल कर दिया है और पूरी प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दिया गया। डाइलेक्ट्रिक डालने पर जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स बढ़ जाता है और डिस्टेंस का फैक्टर हम यहां पर लगा देंगे। कीपिंग द एरिया सेम, हमको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट a बाय d बाय 2, क्योंकि हमने प्लेट का डिस्टेंस डबल किया है तो एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d और फिर उसको k से मल्टीप्लाई करा है, दैट इज 3.5। ठीक है, जो नया कैपेसिटेंस है दैट इज C डैश इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश, क्योंकि हमने डिस्टेंस भी चेंज किया है और डाइलेक्ट्रिक भी डाला है। यहां पर हमारी वैल्यू आ रही है 3.5 बाय 2। एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू है 15 पिकोफैरेड। एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू है 15 पिकोफैरेड और यही C को या C डैश को x बाय 4 बोला गया। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 3.5 बाय इंटू 15 पिकोफैरेड बाय 2, जो यहां कैंसिल करने पर हो जाएगा 15 इंटू 7, दैट इज 105 पिकोफैरेड। आंसर आएगा सिंपल सा, x का आंसर आएगा 105 पिकोफैरेड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैपेसिटेंस सेक्शन से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। अभी तक जितने 5 क्वेश्चन करे हैं उसमें कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ट्रिक्स इन्वॉल्व हो या बहुत कुछ पढ़ना पड़े। जिस बच्चे को ये बेसिक फॉर्मूलाज भी आते हैं और ये पॉइंट्स भी पता हो जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है, वो भी अगर पता हो तो भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रेजिस्टेंस। फर्स्ट शिफ्ट में भी हमें रेजिस्टेंस का क्वेश्चन मिला है, सेकंड शिफ्ट में भी हमें रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन मिला है। अ कॉपर वायर इज elongated such that its length is increased by 20%, then the percentage increase in the resistance is very simple question। रेजिस्टेंस सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी हमें जो दोनों शिफ्ट है उन दोनों शिफ्ट में हमें रेजिस्टेंस का क्वेश्चन मिला है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, जहां पर हमें बोला गया है कि कॉपर वायर को एलोंगेट करा गया है, यानी कॉपर वायर को खींचा गया है। कॉपर वायर की लेंथ को नहीं बढ़ाया गया है, खींचा गया है। जब खींचते हैं या स्ट्रेचिंग की प्रोसेस होती है तब हम लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं इसका मतलब
एलोंगेट करने पर वॉल्यूम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होता है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ बराबर a dash into l dash. Let us suppose cross sectional area final is a dash and final length is l dash. तो a into l cross sectional area a ले लेंगे into length l equals to a dash। यहां पर हम ये वाली इक्वेशन से पहले ये देख लेते हैं कि लेंथ को इंक्रीज करा गया है 20% से, दैट इज l dash is equals to l plus 20% यानी 20 by 100 into l, which will give you the value of l dash as 1.2l। कितनी देगी वैल्यू l dash की 1.2l। अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, a into l बराबर a dash into 1.2l, जिसकी वजह से a dash की वैल्यू होगी a into l by 1.2l, l कैंसिल और एरिया का भी रिलेशन हमारे पास आ गया। यहां लेंथ का रिलेशन है, यहां एरिया का रिलेशन है। हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू रो L डैश बाय A डैश, दैट इज R डैश इक्वल्स टू रो इनटू 1.2L बाय A डैश इज A बाय 1.2, यानी 1.2 का फैक्टर गोल घूम के ऊपर जाएगा व्हिच मेक्स इट 1.2 का स्क्वायर इनटू रो L बाय A। 1.2 का स्क्वायर हो गया 1.44, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 है तो 1.44 रो L बाय A को हमने फिर से लिख दिया R। जो परसेंटेज चेंज है या इंक्रीज है तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 को लिखेंगे R डैश माइनस R बाय R इंटू 100, विच इंप्लाइज 1.44 R minus R by R into 100, which directly gives it as 0.44 R by R into 100, और जो हमें आंसर देगा 44%, यानी करेक्ट आंसर हमारा होगा 44%। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, जहां पर स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस वायर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं विच इज अ मिक्सचर इन मैकेनिक्स। ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है मैकेनिक्स में जहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी दी है और स्प्रिंग भी दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल्स टू 12.5 न्यूटन पर मीटर। One end of a spring is fixed and the block is rotating in the horizontal plane on a table with angular velocity 5 radian per second. Find the ratio of elongation in a spring and its natural length. Ratio निकालना है spring के elongation पर का और natural length का। तो let us suppose एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसको यहां पर ही रख देते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हम एक स्प्रिंग को बनाएंगे। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है मास m का। इनिशियली तो जब ओमेगा नहीं दिया गया है तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगा L0 पर ये देख सकते हो आप, ये वाला डायग्राम में ये L0 पर होगा, पर जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, यहां इसको हम जब रोटेट करेंगे ओमेगा से तो ये स्प्रिंग खींचा जाएगा और ये ब्लॉक यहां पर कौन सा फोर्स फील करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस्ड रहेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस्ड रहेगा। इसकी फ्रेम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर लेट अस सपोज यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है माइनस ऑफ MACP यानी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नेगेटिव। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर अंदर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आएगा m ओमेगा स्क्वायर r अमाउंट का, है ना। और स्प्रिंग के खिंचाने की वजह से, स्प्रिंग अपने डिस्टेंस से x खिंचाने की वजह से स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा kx का। अगर ये ब्लॉक स्टिल गोल घूम रहा है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये फोर्स बैलेंस होंगे। दैट मींस m ओमेगा स्क्वायर r बराबर kx।
जो रेडियस है नई यहां से लेके यहां तक की उस रेडियस की वैल्यू है एल नॉट प्लस एक्स के बराबर। रेडियस की वैल्यू है एल नॉट प्लस एक्स के बराबर। तो यहां रख देते हैं, उसको मिलेगा हमको एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल नॉट प्लस एक्स इक्वल्स टू के एक्स। यहां से हम उसको उधर भेजेंगे, k बाय एम ओमेगा स्क्वायर इंप्लाइज एल नॉट प्लस एक्स बाय एक्स। यहां से एक फैक्टर आ रहा है एल नॉट बाय एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू के बाय एम ओमेगा स्क्वायर। एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ रही है, आप देख सकते हो मैकेनिक्स तक में भी सिर्फ एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ एल नॉट बाय एक्स का रेशो आ गया है, जबकि हमको पूछा है एलोंगेशन इन स्प्रिंग यानी एक्स बाय एल नॉट का रेशो। यानी हमारा रेशो जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो इस रेशो के रेसिप्रोकल में है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल नॉट पूछा गया। तो मैं इसको 1 बाय आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू यहां पर दी गई है 12.5 न्यूटन पर मीटर बाय मास दिया गया है 200 ग्राम्स। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड ओमेगा इज गिवन एज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। करेक्ट है, ओमेगा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर हम इस फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे और यहां से आ जाएगा ये 25 इंटू 2 50 दैट इज 12.5 इंटू 10 बाय 50 विच इंप्लाइज 12.5 बाय 5 जो फैक्टर 2.5 से अगर कैंसिल करें तो आ जाएगा 5 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1। यहां उसको उस तरफ भेजेंगे, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बाकी का रिमेनिंग। 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 5 बाय 2 माइनस 1 विच विल गिव यू एज 3 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय आर। यानी करेक्ट आंसर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 बाय 3। यह हमारा करेक्ट आंसर है या फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये यहां पर मैकेनिक्स का सिंपल क्वेश्चन है ना, जहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसको रिलेट कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट कर रहे हैं जो कि फिर से अगेन वर्क पावर एनर्जी पे बेस्ड है। मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी पे बेस्ड है। थोड़ा सा देख सकते हैं हम, यहां पर फोर्स दिया गया है विच इज वेरिएबल फोर्स और वेरिएबल फोर्स के थ्रू पावर निकाली गई है। इसको मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, बट इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि बहुत लेंदी हो जाए क्वेश्चन। बहुत सिंपल है क्योंकि मास भी आपको सिर्फ 1 kg दिया होगा। तो अगर वेरिएबल फोर्स है और पावर इंस्टेंटेनियस पूछिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज F इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। Find power delivered by force at t equals to 2 second. It is starting from rest यानी t equals to 0 पे velocity 0 है। Power delivered by force at t equals to 2 second। इस लाइन को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई है और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो अब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए पहले तो फोर्स निकालेंगे। फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पहले निकाल लेते हैं और अलग से रख लेते हैं, जिसमें हमें पता चल रहा है कि 2 सेकेंड्स रखने पर यहां पर आ जाएगा t। फोर्स हमें दिया गया है, मैं आपको थोड़ा ब्रॉड बना के बता देता हूं। फोर्स दिया गया है, ये गिवन है हमको। फोर्स इज इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये हमारा फोर्स दिया गया है। t की वैल्यू 2 डालने पर हमारा आंसर आ जाएगा फोर्स का वेक्टर F वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारा फोर्स का वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप। और फोर्स का वेक्टर यहां से बन के आ रहा है 2i कैप प्लस, ठीक है, यहां पर 2 स्क्वायर 4 3 12 जे कैप, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 3 12 जे कैप, 2i कैप प्लस 12 जे कैप, आपके पास फोर्स आ चुका है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ वेलोसिटी जो कि अभी अननोन है। क्या हम फोर्स के वेक्टर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल।
क्योंकि हमें पता है कि फोर्स मास होती है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास होती है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फोर्स वेक्टर बाय मास m, दैट इज टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप बाय मास 1 kg, इंप्लाइज एक्सेलरेशन खुद कितना आ रहा है? टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। यहां पर dt को इस तरफ भेजेंगे और dv को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज dv वेक्टर इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t dt i कैप प्लस t dt i कैप प्लस 3t स्क्वायर dt इन j कैप, टाइम फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। 0 से लेके 2 सेकेंड्स पर आके हमें ये पता चलेगा, यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन वेलोसिटी v वेक्टर रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 i कैप प्लस 3 इंटू टी क्यूब बाय 3 इन j कैप, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। यहां 0 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और 2 डालने पर आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 i कैप प्लस 2 क्यूब j कैप, विच इंप्लाइज यहां पर 2 i कैप प्लस 8 j कैप, वेलोसिटी आएगी आपके पास में 2 i कैप प्लस 8 j कैप। अब हमारे पास में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना बाकी है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट विद वेलोसिटी, यानी 2i कैप प्लस 12j कैप, 2i कैप प्लस 12j कैप डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप प्लस 8j कैप, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 2 4, i का i के साथ और j का j के साथ, 12 into 8 that is 96, so this will give you 96 plus 4 यानी 100 वॉट। आपका आंसर है पावर का 100 वॉट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें हमें पता चला कि वेलोसिटी निकालनी थी फ्रॉम द एक्सेलरेशन और वही उसी फोर्स के थ्रू हमें ये सारा काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स। देन यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या दिख रहा है यहां पर क्वेश्चन में, that the distance between sun and earth is 1.5 into 10 to the power 6 kilometer and the time period of earth around sun is 1 year. Another planet has time period of revolution around sun is 2.83 years. Then you have to find the distance of the planet from sun. कहां से निकालना है आपको डिस्टेंस? प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है सन से। तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कुछ दिया गया है R1 और अर्थ का टाइम पीरियड रोटेशन, या ये कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन का, एक्चुअली अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड दिया गया है 1 ईयर। तो जब कोई और प्लेनेट R2 दूरी पर है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कुछ और होगा, एंड दैट इज T2। बहुत फेमस फॉर्मूला केप्लर्स का जो थर्ड लॉ है ना, केप्लर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से इट इज T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, दैट इज T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। It is directly proportional. The time period का square is directly proportional to the cube of the radius of the क्या बोलते हैं revolution, और उसके हिसाब से जो जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें T1 by T2 निकालना है, तो एक्चुअली हमें डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन निकालना है। तो मैं T1 को T प्लैनेट लिख देता हूं, T2 को T अर्थ लिख देता हूं, फिर यहां रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ अर्थ लिख देता हूं। क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन निकालना है तो RP निकालना है, तो दैट इज RP क्यूब
अपॉन RE क्यूब इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट 2.83 years बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 1 year का होल स्क्वायर। जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो RP का क्यूब इक्वल्स टू RE क्यूब इंटू 2.83 का होल स्क्वायर होगा। फिर RP की वैल्यू क्यूब रूट करने पर आ जाएगी RP इक्वल्स टू RE इंटू 2.83 होल की पावर 2/3। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ दी कितनी गई है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ कितनी दी गई है 1.5 इंटू 10 to the power 6 किलोमीटर इंटू 2.83 की पावर 2/3। ये थोड़ा सा फैक्टर यूनिक है ना, और ये क्वेश्चन ऑप्शन गोइंग है तो ये फैक्टर्स हम देख सकते हैं कि 2.83 की पावर 2/3 यानी फ्रैक्शन 1 से छोटा है, तो 1.5 का जो 2 गुना होना चाहिए लगभग उसके लगभग आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि 1 से थोड़ा छोटा फ्रैक्शन है। बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऑप्शन गोइंग जाना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप इतने टिपिकल कैलकुलेशन वहां नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है कि 5 और 4 जो है वो इसके 1.5 से 2 गुना से भी ज्यादा में जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपके पास बचा सिर्फ 2 और 3। 1.5 का जो फैक्टर है ये लगभग 2 गुना है, 2.83 की पावर 2/3 लगभग 2 गुना है, यानी RP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 3 इंटू 10 to the power 6 किलोमीटर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। और ग्रेविटेशन चैप्टर से कैप्लर्स लॉ में से एक क्वेश्चन आपके पास में आया, ग्रेविटेशन फिक्स्ड टॉपिक्स में से एक है, जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और ये क्वेश्चन कैप्लर्स लॉ पे बेस्ड था, जहां पर थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन थी, जो कि कैलकुलेशन नहीं बोलूंगा क्यों, क्योंकि यहां पर आप ऑप्शन गोइंग जा सकते हो, आपके पास वैल्यूज हैं इस तरीके की कि आप ऑप्शन गोइंग जा सकते हो। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, और लिखा गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 has focal length 18 centimeter in air. When this lens is immersed in water, refractive index 4/3, then the new focal length is very simple and very easy question on lens maker's formula, which gives you 1 by focal length as mu lens by mu surrounding minus 1 ब्रैकेट 1 by r1 minus 1 by r2। क्योंकि हम जब डिप करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं करते, मतलब ये वाले फैक्टर को तो ज्यादा फोकस करना ही नहीं है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जब बोला जा रहा है 1 by f एयर फोकल लेंथ इन एयर, तो हो जाएगा म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग इज 1 minus 1 into 1 by r1 माइनस 1 by r2, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद में 1 by f in water, न्यू फोकल लेंथ when immersed in water is mu lens। पहले मैं आपको म्यू लेंस भी यहां लिख के दे दूं, क्योंकि म्यू लेंस दिया गया है, that is 1.5। In this it is 1.5 by mu surrounding is 4/3 minus 1 bracket 1 by r1 minus 1 by r2। So we will divide both of them and we will get what? 1 by f air by 1 by f water is equals to 1.5 minus 1 यानी 0.5 अपॉन, इस फैक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो 3/2 by 4/3 minus 1 and 1 by r1 minus 1 by r2, दोनों ऊपर और नीचे कैंसल हो जाएगा। 1 by r2 ऊपर और नीचे कैंसल हो जाएगा। यहां फैक्टर आएगा 9/8 का सॉल्व करने पर, दैट इज 0.5 by 9/8 minus 1, which will give you as this becomes 1/8, जो कि ऊपर जाके 0.5 into 8 हो जाएगा, और 0.5 into 8 की वैल्यू हो गई 4, यानी 8 का आधा 4, और यहां पर आ जाएगा ये रेशो, यहां रिवर्ट करने पर मिल रहा है f वाटर बाय
F air that gives you value as, यहां पर ठीक है ये 9/8 का फैक्टर फंस रहा है और यहां वैल्यू आ रही F वाटर बाय F एयर की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 4। F वाटर ऊपर गोल घूम के F एयर नीचे, फिर F वाटर इज 4 into F air which is 18, so यहां पर आ गया ये 72 सेंटीमीटर। तो यहां पर F वाटर जो फोकल लेंथ है वाटर की, यानी यहां पर फोकल लेंथ वाटर की 72 सेंटीमीटर आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल सा इस क्वेश्चन का, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं बेटा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और फर्स्ट शिफ्ट में भी हम देख चुके हैं कि असर्शन रीजन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन पर बेस्ड है, जहां बोला गया है, असर्शन लिखा गया है कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट फास्टर एज वी गो ऑन माउंटेन्स। क्वेश्चन कुछ बच्चों से ऐसा सुनने में आया कि माउंट एवरेस्ट लिखा था, चाहे कुछ लिखा हो जो हाइट पर लिखा गया हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है थोड़ा सा। वो आप ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट फास्टर एज वी गो ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स पर जाने पर सिंपल पेंडुलम फास्टर, है ना, फास्टर ऑसिलेट करता है, यानी उसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होता है। तो क्या माउंटेन्स पर जाने पर टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो होता है T=2π√L/g। अगर हम माउंटेन्स पर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर जी यहां पर डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, यानी जो पेंडुलम है वो स्लो करेगा, स्लोली ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस एंड पेंडुलम ऑसिलेट्स स्लोली। पेंडुलम ऑसिलेट्स स्लोली। तो पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करेगा? बहुत ज्यादा स्लोली ऑसिलेट करेगा, यानी असर्शन आपका फॉल्स है। मुझे यही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था या असर्शन रीजन में आया था, और असर्शन रीजन में आया था तो ये ऑप्शंस थोड़े से इनकरेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि असर्शन जो है वो फॉल्स है, क्लियरली असर्शन फॉल्स है। लेट्स स्विच टू द रीजन। That is, reason is acceleration due to gravity decreases as we move up from the surface of earth। बिल्कुल सही। acceleration due to gravity जो है वो जब हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे, तो acceleration, reason is true। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए reason is true and A is false। ये आपका आंसर होना चाहिए। वन ऑफ द ऑप्शन होपफुली यही होगा। और ये जो ऑप्शंस बनाए गए या बताए गए बच्चों के द्वारा वो थोड़े से रैंडमाइज्ड होते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये थोड़ा सा रैंडमाइजेशन है। बाकी हम कह सकते हैं कि रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, ठीक है बच्चा। अब दिया गया है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट to the ground state in a hydrogen atom. The wavelength of photon emitted in nanometer to the nearest integer is। नैनोमीटर में वेवलेंथ बतानी है टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब वो हम फैक्टर्स उसमें बता सकेंगे, बाद में देखते हैं कि कैसे फैक्टर आता है, क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन कोई बोल रहा है कि ये ऑप्शन इंटीजर्स वाले में क्वेश्चन आया था, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये ऑप्शंस आए थे, इसके लिए हमको चॉइसेस मिली थी, तो उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कॉमन है, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एटम्स, है ना, एटम्स के क्वेश्चन है या मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n बराबर 4। पहले तो ये दिमाग में बिठा लो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, n बराबर 4, और जो ग्राउंड स्टेट है वो है n=1, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में बहुत फर्क होता है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज n=4। उस पर अगर हम फोकस करें तो जो ट्रांजिशन हो रहा है इस फोटोन का, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला एज
जो हमें पता है 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर बाय 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, बट जहां तक मैं यूज करता हूं, मैं आपको भी उसी तरीके से सिखा रहा हूं कि z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गई एंड दैट गिव्स यू 1 बाय n फाइनल 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n इनिशियल 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। 4 के स्क्वायर से हम सॉल्व करने जाएंगे तो दैट गिव्स यू 16 एलसीएम में, एंड दिस इज 16 माइनस 1 which gives your lambda as 16 by 15r। ये वैल्यू आ जाएगी 16 by 15r। 1 by r की वैल्यू यूजुअली याद रहनी चाहिए 911 एंगस्ट्रॉम होती है, जो लाइमन सीरीज में याद करा दी जाती है। बहुत सिंपल होती है कि 16 by 15 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में याद रहती है यूजुअली। 1 by r अगर याद कर देते तो जो फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना लगभग आसान होता है। 15 को आप 911 को अप्रोक्सीमेशन में लेके 900 भी मान सकते, 911 को आप 900 भी मान सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, क्योंकि ये लगभग 972 के लगभग आएगा। आप चाहो तो इसको फैक्टर वाइज 15 से कैंसिल कर सकते हो, विच विल गिव यू 60 एंड दिस विल बी 36 एंड देन इट इज 96, तो इट्स 960 आ रहा है एंगस्ट्रॉम में। ऐसे अगर हम 900 मानेंगे तो, पर ये 970 972 के लगभग में आ जाएगा। अगर ये उसके टर्म्स में आ रहा है, यहाँ 10 टू द पावर -1 है, तो ये 60 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा फैक्टर वाइज, एंड दैट इज 97 के लगभग या 97 972 के लगभग ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो दैट गिव्स यू 97.2 नैनोमीटर्स में, या नियरेस्ट इंटीजर इसका होगा 97.2 nm के हिसाब से 97। ठीक है, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेशन का केस है। 96 के लगभग वाला भी आंसर कर सकते थे, बट हमें पता है कि 911 थोड़ा बड़ा फैक्टर है, तो उसको उस हिसाब से कैंसिलेशन में लेके जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 97 इसका आंसर है। और अब हम स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर लिखा गया है, जो क्वेश्चन एलसीआर सर्किट्स, या एलसीआर नहीं बोलेंगे, एलआर सर्किट एक्चुअली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डीसी बैटरी या डायरेक्ट करंट सप्लाई के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि there is a LR circuit which has these 12 ohm resistance and 2 inductor of 5 millihenry as shown in the figure is connected with the 12 volt battery. Find the current producing from the battery after a very long time. After a very long time का मतलब होता है steady state. After a very long time का मतलब होता है steady state. Steady state पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हमारा आधा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है। या हमें पता है कि इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ वायर। अगर इंडक्टर को हम ऑलमोस्ट वायर्स बना दें, इंडक्टर्स को हटा के वायर बना दें, तब जाके, क्योंकि इंडक्टर के अंदर पूरी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी और वो वायर बन चुका होगा, तो स्टेडी स्टेट के हिसाब से ये वायर बनने की वजह से 12 ओम 12 ओम और 12 ओम तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। 12 ओम के आइडेंटिकल 3 रेजिस्टर्स हमारे पास हैं, तो आंसर होगा आर नेट का, नेट रेजिस्टेंस का 12 ओम बाय 3, which will give you the value as 4 ohm। और यहां रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है तो करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस नेट, यानी 12 वोल्ट बाय 4 ओम, यानी करंट का आंसर बैटरी के द्वारा दिया गया है 3 एम्पियर, और यही 3 एम्पियर आंसर हमारे पास अवेलेबल भी है। तो यहां पर करंट का आंसर है 3 एम्पियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ना कुछ है, जो बच्चा इंस्टेंटेनियसली ये सोच लेगा कि स्टेडी स्टेट में हमें इंडक्टर को वायर बनाना है, तो हम फटाफट इंडक्टर्स को वायर बना के रेजिस्टेंस निकाल के ओरली इस क्वेश्चन को 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, जो कि है
रिजिड बॉडी डायनामिक्स से या रोटेशन चैप्टर से, इसमें लिखा गया है इफ I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर of radius r and length l, and a concentric cylinder having radius r by 2 and length l by 2 is carved off from original cylinder, and I2 is the moment of inertia of carved off cylinder, then find I1 by I2. I1 by I2 का रेशो बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, क्योंकि अगर हमें बोला जाए कि हमें, ठीक है, क्या करना है, एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है जिसकी रेडियस, पहले ये रेडियस r और लेंथ l का सिलेंडर है, लेट अस सपोज इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 की वैल्यू सिलेंडर के लिए बहुत आसानी से आती है mr²/2। क्लियर। अब इसमें से कार्व ऑफ कर दिया है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है अबाउट सेंट्रल एक्सिस, यानी यहां से एक और सिलेंडर को काट लिया गया है जिसकी लेंथ आधी है लेंथ के और रेडियस भी आधी है रेडियस के, तो इसे काट के यहां पर हमने यूटिलाइज करने की कोशिश की है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करी अबाउट दिस एक्सिस। दिस इज रेडियस r/2 और इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 की वैल्यू हो जाएगी m डैश इंटू r/2 का होल स्क्वायर बाय 2। mr²/2 फॉर्मेट का फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और m डैश हमें निकालना है क्योंकि हमें मास जो है उसमें से ही निकालना पड़ेगा। अगर हमने इस सिलेंडर का, जिसका वॉल्यूम होता है πr²h या πr²l का मास m है, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ l/2 का मास कुछ m डैश है और m डैश की वैल्यू m के टर्म्स में यहां से आ जाएगी m डैश बाय m इज इक्वल्स टू r²/4 इंटू l/2 बाय r²l, यानी यहां से कैंसिल करने पर m डैश आ जाएगा m/8। यहां रखने पर ये हो जाएगा m/8 इंटू r/2 का स्क्वायर इज r²/4 इंटू 2 का फैक्टर। This mr²/2 we can say that this mr²/2 is I1, तो हम इसको लिखेंगे I1 by 8 4 32। सो यहां से I1 by I2 का रेशो निकल के आ रहा है 32, यानी करेक्ट आंसर है सेकंड वन। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है एमओआई सेक्शन का। रोटेशन के चैप्टर में और टफ टॉपिक्स होते हैं, उनमें से सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक एमओआई में से ही क्वेश्चन आया और फर्स्ट शिफ्ट में भी एमओआई में से ही क्वेश्चन आया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जितना एनालिसिस कर रहे हैं एनटीए के पेपर के बेसिस पे, में ये पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी रोटेशन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जहां लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर of an EM wave is given by E vector equals to E naught sin omega t minus kx and B vector equals to minus B naught sin omega t minus kx and k cap, then choose the correct option। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास में हमें पता है कि E naught by B naught की वैल्यू C के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू c। द स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ e नॉट बाय b नॉट। तो यहां e नॉट बाय b नॉट की रेशियो की वैल्यू c के बराबर होती है, ओमेगा होता है 2 पाई f फ्रीक्वेंसी एंड k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अगर हम यहां से देखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय के और फ्रीक्वेंसी यहां से देखें तो दैट इज ओमेगा बाय 2 पाई, विच इंप्लाइज अगर हमें c चाहिए स्पीड ऑफ लाइट दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, विच इंप्लाइज ओमेगा बाय 2 पाई इनटू लैम्डा इज 2 पाई बाय के। तो यहां c की वैल्यू हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय के। c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाय के, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय बी नॉट।
और यहां रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि यहां पर हम अगर इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा बी नॉट बाय के या इज इक्वल्स टू बी नॉट बाय के इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑल्सो वी कैन से दैट के ई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा बी नॉट। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, इट इज देयर, दैट इज के ई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू बी नॉट। ये अपना आंसर आ गया, के ई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू बी नॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वैसे भी सी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के वेव चैप्टर में हम पढ़ के बैठते हैं, और अगर नहीं आपको पता है इसलिए मैंने यहाँ से डिराइव करके भी बता दिया कि आपका के जो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पेसिफिकली पढ़ते हो, वहां से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल के ले जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, जो कि 16th क्वेश्चन है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं उस सेट से, है ना। शिफ्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं और उसमें से 16th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। दैट इज देयर आर 2 concentric half ring of radius r1 and r2 having linear charge density lambda on each. Find the potential at their common center. उन दोनों के कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। यहां पर पोटेंशियल रिंग की वजह से फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, रिंग की वजह से के लैम्डा, ठीक है। यहां पर हाफ रिंग्स है तो के लैम्डा, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है किसी भी रिंग का होता है वो होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। रेडियस का रिलेशन होता है पोटेंशियल पे। अगर वी नेट की बात करें तो दोनों का एडिशन होगा, यानी के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2। क्योंकि ये हाफ रिंग है, के कॉमन निकाल के लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1। Q1 चार्ज जो इसके ऊपर होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू द लेंथ। लेंथ इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, हाफ रिंग है या हाफ रिंग के सर्कमफ्रेंस हो गई पाई आर। तो हम लिखेंगे यहां पाई R1 बाय R1 प्लस दिस विल गिव यू लैम्डा इनटू पाई R2 बाय R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, पाई को बाहर ले आए। दिस विल गिव यू 2 लैम्डा पाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी आंसर आएगा लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी करेक्ट आंसर है थर्ड वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग, कितने भी आर्क की रिंग हो, फॉर्मूला के क्यू बाय आर होगा। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला भाई, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर के क्यू बाय आर के हिसाब से आप इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो पोटेंशियल। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 17th one, which is again theoretical question based on assertion and reason, which is given by the acceleration due to gravity decreases with height and depth from earth. बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर और ऊपर जाने पर दोनों पर ही g की वैल्यू से कम होती है। g की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है, चाहे आप डेप्थ में जाए चाहे हाइट में जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन हो गया कि assertion is true. Let's see the reason. If height and depth are equal for 2 points from the surface of Earth, then the acceleration due to gravity will be same at those points. बिल्कुल गलत। हाइट और डेप्थ के क्या रिलेशन सेम होगा जी का? बिल्कुल नहीं। हाइट के साथ वाला रिलेशन होता है GH इक्वल्स टू G इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2H बाय R, जबकि G जो है वो डेप्थ का होता है G इंटू 1 माइनस D बाय R, which implies D और 2H का रिलेशन फंसेगा यहाँ पर जब हम इसको इक्वेट करेंगे GH और GD, क्योंकि हमें बोला गया है कि if the gravity is same at those points, तो वो दोनों इक्वल होंगे क्या, हाइट और डेप्थ? बिल्कुल नहीं। D और 2H का रिलेशन आएगा, D बराबर 2H का रिलेशन आएगा। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रेविटेशन में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए भाई, बहुत इजी आ रहा है ग्रेविटेशन यार, बहुत इजी आ रहा है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज ये जो पढ़े हुए हैं आपको उसको जस्ट लॉजिकली अप्लाई करो, आपके आंसर्स निकल आएंगे।
मैं कह सकता हूं ये कि फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप फॉर्मूला बेस्ड भी जा रहे हो तो। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 18th one, which is the velocity time graph of a body moving along a straight line is given as shown. You have to find the ratio of displacement and distance. सबसे पहली चीज तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए that the area under VT curve gives displacement, ठीक है, जबकि एरिया विदाउट साइन, अगर हमने साइन नहीं रखा एरिया में तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो हम एरिया ऐड करेंगे। अब ये ग्राफ थोड़ा सा आपको अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही हो तो मैं यहां ड्रॉ कर दूं आपको कि ग्राफ कुछ इस पैटर्न का है कि 8 पर वैल्यू है, फिर यहां पर ड्रॉप है, एक सडन ड्रॉप 2 पर, फिर नेगेटिव में चले गए हम, यहां पर हमें मिल रही है वैल्यू एट -4, दिस -4 वैल्यू इज टिल 4, देन अगेन ये 4 तक जाएगा टिल 8, ये 4 तक जाएगा टिल 8, ठीक है, 4 तक जा रहा है टिल 8, एंड देन 8 से भी ये यहां पर 10 तक हो जाएगा, ठीक है, ये 8 से भी यहां पर 10 तक जा रहा है टाइम सेकंड्स में, ठीक है, यहां पर टाइम जो है सेकंड्स में वो 10 तक जा रहा है, ये -4 का फैक्टर है। यहां ग्राफ का एरिया निकालेंगे और ये वाला बाउंड्री 4 दी गई है। सबसे पहले ऊपर वाला एरिया भाई पॉजिटिव होगा, ये सबको पता है, और नीचे वाला एरिया जो है वो नेगेटिव होगा, ये भी आप लोगों को पता है। तो पहले एरिया विद साइन ऐड करने पर अगर हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट पहले, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इन रेक्टेंगल्स का एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 2 into 8 होल, दैट इज पॉजिटिव एरिया, 2 into 8 16, and then this is negative area which is -4 into this is 2, then again positive area which is this is 4, this is 4 units and this is 4, that is +4 into 4, then again it is negative, that is -2 into 4 या -4 into ये unit 2। तो यहां से हमारा आंसर बन के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज 16 + 16 यानी 32, -8 यानी 16, यानी आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 16। वाइल अगर आपको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, तो बेटा डिस्टेंस का आंसर होगा इन सब का एडिशन, यानी 32 + 16, जो मैंने माइनस किया एरिया उसी को तो प्लस करना है भाई डिस्टेंस में, दैट इज 32 + 16 व्हिच विल गिव यू 48। तो सॉल्व करने पर मिलेगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 16/48, या डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 16/48, जो फैक्टर 1/3 का आ रहा है, यानी रेशो आएगा 1:3। बहुत सिंपल क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का, सिर्फ एरिया अंडर द कर्व पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि रेक्टेंगुलर एरियाज दिए गए हैं जो कि आसानी से निकल सकते हैं। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आंसर भी आपका फटाफट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थ्योरी। अगेन असर्शन रीजन बहुत आते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बहुत आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, थ्योरी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस is assertion is given as steel is used to build big structures। बिल्कुल सही जवाब है भाई, ये तो सब देखते ही हो, बड़े बड़े गर्डर्स, बिल्डिंग्स, ये सब स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रिजेस देख लो, सारे हेवी लोडेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्टील के होते हैं। इट इज यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, सही बात है। एंड द स्टील हैज मोर इलास्टिक मॉड्यूलस एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। बिल्कुल भाई, ये भी सही बात है कि ये स्ट्रेस ज्यादा झेल जाता है, इसलिए तो इसको यूज करते हैं। अगर आप स्टील के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रेस भी या उसके यंग्स मॉड्यूलस की क्षमता होती है 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप का कुछ ऑर्डर का होता है, 200 के लगभग में ही होता है कुछ। ये यंग्स मॉड्यूलस होता है स्टील का, जो कि शायद आयरन से भी स्ट्रॉन्ग होता है।
ये भी लगभग 190 होता है और थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए स्टील स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। और आयरन के साथ एक और प्रॉब्लम है कि भाई रस्टिंग की प्रॉब्लम रहेगी, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस में। तो यस, इट इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वन। सो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इलास्टिसिटी से। और अब हम स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर बोला गया है कंसिडर द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वोल्टमीटर इज 400 ओम, देन फाइंड द रीडिंग ऑफ एनी वोल्टमीटर। भाई अगर कोई बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ के बैठा हुआ हो, या बहुत आसानी से भी क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी नेट रेजिस्टेंस निकाल के भी क्वेश्चन निकाल सकता है। पर अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन इतना आसान है जिसकी हद नहीं, कि यहां पर 100 ओम रेजिस्टेंस है और ये वोल्टमीटर खुद 400 ओम का है, जिसका पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस आएगा। और सिमिलरली यहां भी 100 ओम है और ये 400 ओम का वोल्टमीटर है, तो इसका भी रेजिस्टेंस सेम आएगा बेटा। अगर रेजिस्टेंस दोनों सेक्शन के सेम है तो जो पोटेंशियल है वो भाई आधा आधा बढ़ जाएगा ना। अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल होते तो पोटेंशियल आधा आधा बढ़ जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये रेजिस्टेंस बहुत शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर आएंगे, चाहे आप सॉल्व करके देख लो। रेजिस्टेंस अगर दोनों के बराबर आएंगे तो 90 वोल्ट का 45 वोल्ट इसमें बटेगा और 45 वोल्ट इसमें बटेगा। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो किसी भी एक वोल्टमीटर की भी रीडिंग लोगे, रीडिंग ऑफ एनी वोल्टमीटर इज सेम, तो वो रीडिंग सेम रहेगी। यहां से भी क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भाई जल्दी से मुझे कर दो और 45 वोल्ट पे टिक कर दो, क्योंकि रीडिंग ऑफ एनी वोल्टमीटर पूछी गई है, यानी दोनों की सेम ही मान लो ना भाई। और सेम मानने के लिए 90 को दो बराबर भागों में तो डिवाइड करना है। समझ में आया? So the answer is 45 वोल्ट, यानी इनमें से कोई और ऑप्शन करेक्ट जा ही नहीं सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आसान, मुझे तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करवाना है, क्योंकि अगर करवाएंगे भी तो भी वोल्टेज की रीडिंग सेम आएगी। यहाँ रेजिस्टेंस सेम आएगा, ये रेजिस्टेंस सेम आएगा, तो वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से स्विच करते हैं। जो लिखा गया है, a long solenoid has 70 turns per centimeter and carries a current of 2 ampere. ठीक है, the magnetic field inside the solenoid is, आपको magnetic field inside solenoid यार, magnetic effects of current में फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया है हमारे द्वारा, that is B equals to mu naught Ni, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। B की वैल्यू पूछी गई है, mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दी गई है, कोई बात नहीं, 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी नीचे हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 700 टर्न्स पर सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट्स में नंबर ऑफ टर्न्स मीटर में होनी चाहिए, तो 1/100 कर देंगे, इनटू करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। ये गोल घूम के ऊपर जाएगा, फटाफट से हो जाएगा 8 पाई इंटू 70 इंटू ये 100 भी ऊपर चले गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, यहां से हमारे पास में आ जाएगा, यहां से ये आंसर आ जाएगा 56 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये 3 है तो 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। क्योंकि ऑप्शन सारे 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला के, इसलिए 56 पाई आएगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सब दूर दूर के हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, अगर तुम्हारे पास में समय ना हो, तुम्हारा टाइम दूसरे क्वेश्चंस में वेस्ट हो रहा हो, या तुम्हारे दूसरे सेक्शंस चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो टफ आ रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन को फटाफट यहां तक भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ गया भाई। 56 का पाई ऑलमोस्ट 3 गुना होता है, तो 56 का 3 गुना 150 के लगभग, 150 से भी ऊपर, 50 का 3 गुना 150 होता है, तो 56 का और थोड़ा सा ऊपर यानी 176 आ जाएगा आपका आंसर। इन 800 में तो नहीं आएगा, और 125 कम पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्टली 176 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, जो कि है ऑप्टिक्स सेक्शन से। इसमें लिखा है, a ray of parallel white light incidence on a convex lens and colors get separated. This phenomena is called, बहुत इजी यार, बहुत इजी, क्योंकि आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट को, पैरेलल व्हाइट लाइट को आप ले जाते हो, तो यहां पर हर एक वेवलेंथ के हिसाब से, हर एक
कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट, जो 7 कलर्स उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होंगे और हर एक के लिए फोकल लेंथ अलग होगी, यानी हर एक अलग अलग पॉइंट पे फोकस करेंगे। ये भाई मैं भी यहाँ पर चित्रकारी अगर कर दूं तो ये हर एक पॉइंट पर फोकस होंगे, और इस टाइप के कलरफुल एब्रेशन को बोलते हैं, कलर की वजह से होने वाले एब्रेशन को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन। एब्रेशन is a sort of a blurred image. Chromatic aberration, that is aberration is a sort of blurred image. तो यहाँ chromatic aberration अपने पास हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर रहे हैं। क्रोमैटिक एब्रेशन पर बेस्ड है, बहुत इजी है, फटाफट टिक करके आगे बढ़ना है। वही वहां पर भी ये क्वेश्चन लिखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर बेस्ड है। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ऑर्डर सिलेक्ट करना है तो अपने हमारे पास होता है लैम्डा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, यानी लैम्डा सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। तो कुछ रह ही नहीं गया है क्वेश्चन में। मास का ऑर्डर आपको भली भांति पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का मास तो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है, तो इसका तो 1836 टाइम्स होता है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मास के। तो मासेस का रेशो अगर ये है और ये इनवर्स रेशो में रिलेटेड है, तो लैम्डा अल्फा भाई छोटा ही होगा। लैम्डा अल्फा इज स्मॉलर देन लैम्डा पी इज स्मॉलर देन लैम्डा ई। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा, यानी करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ये सिंपल लॉजिक पर बेस्ड है, नो न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्वड, नो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इन्वॉल्वड। कोई निकालने के लिए नहीं बोल रहा है आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mass m is attached to one end of a spring and other end is fixed, then its time period is equal to 1 second. If the mass is increased by 3 kg, then the time period becomes 2 seconds. Then find the mass of m. भाई time period in spring is 2 pi root m by k. SHM में बोला जाता है time period in spring is 2 pi root m by k. तो पहले वाले का time period जब m मास है तब 1 सेकेंड है। जब मास को 3 किलो से बढ़ा दिया गया है, k को सेम रखकर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो गया है। तो इनको डिवाइड ही कर दो, तो यू विल गेट, डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम यू विल गेट रूट m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट k से रूट k कैंसिल, यू विल गेट रूट m बाय रूट m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। स्क्वायर करने पर मिलेगा m अपॉन m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। ठीक है, 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, इसको इधर भेजेंगे, यू विल गेट m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4m, इसको इधर लेके आए, यू विल गेट 3 इक्वल्स टू 3m। नहीं भाई, मास m की वैल्यू 1 kg के बराबर डायरेक्टली आ गई। ये इतना आसान क्वेश्चन था कि जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है मास की, और ये यहाँ पर हमें सिर्फ टाइम पीरियड की वैल्यू और मास के लिए एक इक्वेशन बनानी है, और सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा बाहर। And then we are switching to this 25th question। भाई हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं शिफ्ट के, और 25th क्वेश्चन में बोला जा रहा है on an infinite non-conducting cylinder there is a winding of 70 turns per centimeter। I guess ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि क्या बोला जा रहा है, सोलेनॉइड टाइप की कुछ बात हो रही है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में। तो ये वाला आंसर तो अब भी हमने लगभग 176 वाला टिक करके आए हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में ये कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल था थोड़ा सा, और ऑप्शंस भी कुछ सेम से दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, which is match the following with the correct range of electromagnetic waves used during their operation। आपको कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, इन टाइप के चैप्टर में फिक्स्ड है कि एनसीईआरटी बेस्ड जाना ही पड़ेगा, या एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना पड़ेगा, जिसका हर एक टेबल आपको याद करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम के टेबल में डायरेक्ट ये वैल्यूज दी गई हैं कि कौन सा ब्रॉडकास्ट
कितने फ्रीक्वेंसी बैंड पर वर्क कर रहा होता है। जो हम ऑलमोस्ट एएम ब्रॉडकास्ट है वो किलोहर्ट्ज में होता है क्योंकि बहुत कम होता है। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वाले की ब्रॉडकास्ट की बढ़ती चली जाती है और फाइनली सैटेलाइट के लिए यू नीड हायर बैंडविड्थ। तो यहाँ पर ये बैंड रेंज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किलोहर्ट्ज के लिए यू कैन अलॉट एएम ऑप्शन एज किलोहर्ट्ज में। ये थोड़ा ऑर्डर याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। तो ये एएम के लिए आप किलोहर्ट्ज में चले जाओगे, सैटेलाइट के लिए आप गीगाहर्ट्ज में चले जाओगे। यानी डी का ऑप्शन सेकंड वाला है तो ऐसे दो ऑप्शंस में है, फर्स्ट और फोर्थ, और सी का ऑप्शन थर्ड वाला है तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में अवेलेबल है। ये दो तो इसीलिए एलिमिनेट हो गया। सब कुछ एलिमिनेट होने पर हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया कि हाँ ऐसा होने वाला है। एफएम के लिए भी हमारे पास में यही होता है कि मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एफएम वाला जो है वो मेगाहर्ट्ज में है और उसी मेगाहर्ट्ज में हमें टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी मिल जाता है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। और ये ऐसे याद करने का भी तरीका है और कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर की डायरेक्ट वैल्यूज यूज करिए भाई उस टेबल में से। वो जो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में उसी के डायरेक्ट वैल्यूज ये दी गई हैं, आपको यहीं से उसका आउटपुट निकाल के लाना है। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये 27th क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन units and dimension, which is an oscillating liquid drops frequency depends on radius r, density rho and surface tension s. You have to determine frequency जो है वो r की पावर a, radius की पावर a, rho की पावर b और s की पावर c है। You have to determine ABC। भाई ABC एक साथ तो कोई निकालने के लिए नहीं पूछा होगा, या तो A प्लस बी प्लस सी पूछा होगा या जो भी पूछा होगा। बच्चों ने जिस हिसाब से बताया हमने उस हिसाब से इस क्वेश्चन को बना दिया या फ्रेम कर दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सिर्फ A पूछा है तो भाई मैं A की वैल्यू निकालने का प्रयास करूंगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका डायमेंशन होता है T की पावर -1, ठीक है। ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हो गया T की पावर -1। रेडियस जो है, रेडियस हो गई लेंथ की पावर A। डेंसिटी जो है वो हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ml की पावर -3 की पावर b। एंड द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी सरफेस टेंशन का हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ mlt -2 बाय लेंथ l, यानी mt -2 होल की पावर c। जब हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे तो m की पावर आ रहा है b प्लस सी, l की पावर आ रहा है a -3b, करेक्ट है, और t की पावर आ रहा है -2c, जिसको कंपेयर करने पर मिल रहा है कि b प्लस सी की वैल्यू 0 है, a -3b की भी वैल्यू 0 है और -2c की वैल्यू -1 है भाई। तो c की वैल्यू हो गई 1/2, इसको ऊपर रखने पर b की वैल्यू हो गई -1/2, और b को अगर मैं यहां रखूंगा तो a -3 इंटू -1/2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू ये +3/2, उधर जाके -3/2। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि a आंसर पूछा गया था सर, तो a का आंसर हो जाएगा -3/2। तो देख सकते हो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आपकी जेईई मेंस के फर्दर अपकमिंग जो पेपर्स हैं या जिनका दूसरी शिफ्ट्स में पेपर आया हुआ है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा के जाएं। और इजी फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है फिजिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इजी फॉर्मूला बेस्ड है तो आप ज्यादा स्कोर ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेके वापस आता हूं आपके पास में, ठीक है।